हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल अपना बिहार एकेडमी पर। जैसा कि हमने यहाँ पे लिख रखा है ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो कि ए बी का मतलब क्या होता है। ए का मतलब क्या होता है, अपना बिहार एकेडमी। तो यह चैनल है यूट्यूब चैनल आपका प्यारा, जिसमें कि हम आपको क्रेश कोर्स लेकर के आए हैं। 10th बिहार बोर्ड। और हम जो इससे पहले सामाजिक विज्ञान का हिस्ट्री चैप्टर जो है 8 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। जो अगर आप उतना कर लेते हैं तो उम्मीद रखिए कि आपका उससे एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं जाने वाला है। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं दोस्तों। देखिए, जैसा कि यहाँ पे हमने लिख रखा है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। तो पहले हम आपके सामने 20 ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं। देखिए, यह जो प्रश्न है यह राजनीतिक विज्ञान का एक चैप्टर है जिसका नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। यह जो चैप्टर दोस्तों, यह जो चैप्टर है, इस चैप्टर से उतना प्रश्न बोर्ड एग्जाम में नहीं बनता है जितना कि इसके बाद जो चैप्टर है उससे बनता है। उससे उस चैप्टर से आपका बहुत बहुत प्रश्न बनता है। लेकिन यह जो चैप्टर है यह आपके प्रश्न मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि इसके बाद का चैप्टर है। इस चैप्टर से जो है 3 से 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। कितना? 3 से 4 नंबर का प्रश्न इस चैप्टर से पूछा जाता है। अगर हम यह चैप्टर नहीं करते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर पढ़ाई के लिए, जीवन के लिए तो पढ़ाई तो अत्यंत आवश्यक है, इसलिए आपको जानना तो पड़ेगा ही। इसलिए तो चलिए आज हम बताएंगे आपको लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। तो पहले हम आपको इसके बारे में बताएंगे, राजनीति विज्ञान है क्या, लोकतंत्र। हमने जो लिख रखा है चैप्टर का नाम लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, हम इसके बारे में बताएंगे। उसके बाद हम आपको ले चलेंगे अपनी प्रश्न की ओर, और प्रश्न के साथ साथ इस ऑब्जेक्टिव प्रश्न के साथ साथ हम आपको सब्जेक्टिव प्रश्न का भी सजेशन देते जाएंगे कि आपका प्रश्न यहाँ से भी बन के निकल सकता है सब्जेक्टिव। तो देखिए यहाँ पे हमने लिख रखा है, देखिए यह जो है राजनीतिक शास्त्र। पहले यह जान लीजिए कि राजनीतिक शास्त्र होता क्या है दोस्तों। पहले यह जान लेते हैं कि राजनीतिक शास्त्र क्या होता है। देखिए, राजनीतिक शास्त्र सामाजिक विज्ञान का एक भाग है। क्या है दोस्तों? राजनीतिक शास्त्र जो है सामाजिक विज्ञान का एक भाग है, जिसमें कि हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? जिसमें राजनीतिक शास्त्र सामाजिक विज्ञान का एक भाग है जिसमें कि हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार का अध्ययन करते हैं। तो यही हो गया आपका राजनीतिक शास्त्र। उसके बाद आप समझिए कि लोकतंत्र। इस चैप्टर में प्रवेश करने से पहले आप इस हेडिंग के बारे में समझ लीजिए, उसके बाद हम आपको आगे ले चलेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। पहले हम आपको इसके बारे में बताएंगे लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र मतलब कहने का तात्पर्य है कि लोकतंत्र जहां जनता का शासन हो। कहा? जहां जनता का शासन हो। लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें लोगों के द्वारा अपने शासक का चुनाव किया जाता है। लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें कि लोग अपनी सरकार को चुनता है। क्या करता है? चुनाव करता है, शासक को चुनता है। वही क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। लोकतंत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? लोकतंत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोकतंत्र को इंग्लिश में डेमोक्रेसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी। हम यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए डेमोक्रेसी। लोकतंत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी बोलते हैं। तो पहले समझिए कि डेमोक्रेसी होता क्या है। हम आपको तो लोकतंत्र के बारे में बता दिए। और डेमोक्रेसी, यह जो है डेमोक्रेसी शब्द यूनान के डेमोक्रेशिया से बना है। किससे बना है? यूनान के भाषा शब्द डेमोक्रेशिया से बना है। किससे बना है? डेमोक्रेशिया से बना है। किससे बना है? डेमोक्रेशिया से बना है, डेमोक्रेसी। अब देखिए डेमोस, इसमें जो है डेमोस का अर्थ होता है लोग। क्या होता है दोस्तों? डेमोस का अर्थ होता है लोग, और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन। क्रेशिया का अर्थ होता है शासन। क्या होता है? शासन। डेमोक्रेशिया, डेमोक्रेसी जो है यह यूनान के भाषा डेमोक्रेशिया से लिया गया है। ध्यान से सुनिए, डेमोक्रेसी जो है डेमोक्रेशिया शब्द से लिया गया है। और डेमोस का अर्थ होता है लोग, और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन। मतलब
लोगों का शासन ही क्या कहलाता है? डेमोक्रेसी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? डेमोक्रेसी कहलाता है। और लोकतंत्र में जो है भारत का संविधान है विश्व का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। क्या माना जाता है? विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत के संविधान को माना जाता है। तो लोकतंत्र को दो प्रकार के भागों में बांटा गया। कितने भागों में? लोकतंत्र को दो प्रकार के भागों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा आपका एकात्मक शासन व्यवस्था, एकात्मक लोकतंत्र, सॉरी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। लोकतंत्र को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया है। एक हो जाएगा आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र, यहाँ पे हम आपको मिटा के बताते हैं। देखिए, इसको पहले मिटा देते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम आपको लिख के बताते हैं। देखिए, लोकतंत्र को दो प्रकार के भागों में बांटा गया है। पहला है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्या है दोस्तों? प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और ये हो गया पहला। आपका दूसरा हो गया अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। देखिए, आप पहले यह समझिए कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कि जनता जो है डायरेक्ट अपनी सरकार का चुनाव करती है। क्या करती है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें कि जनता अपनी सरकार को डायरेक्ट चुनती है। वैसे वैसे क्या बोलते हैं उसको प्रत्यक्ष लोकतंत्र बोलते हैं। वैसे लोकतंत्र को प्रत्यक्ष लोकतंत्र बोलते हैं। और यह व्यवस्था स्विट्जरलैंड में है। क्या इसमें है? स्विट्जरलैंड में है। और अप्रत्यक्ष व्यवस्था, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है, इसमें क्या होता है? इसमें जनता अपने प्रतिनिधि को चुनता है। किसको चुनता है? जनता अपने प्रतिनिधि को चुनता है, और प्रतिनिधि जो है अपनी सरकार को चुनता है। किसको चुनता है? हम और बहुत सारे, मतलब जो वोट गिराने के हकदार है। और यह भी जान लीजिए कि हमारे भारत देश में जो है वोट गिराने का अधिकार उसी लोगों को है जिसका एज 18 हो या 18 वर्ष से ज्यादा हो। वैसे लोग ही वोट गिरा सकते हैं। तो देखिए, अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष तो हम आपको बता ही दिए। लोकतंत्र को दो भागों में बांटा गया है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जहां की जनता डायरेक्ट अपनी सरकार को चुनता है उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। और जहां जनता अपने प्रतिनिधि को चुनता है और प्रतिनिधि अपनी सरकार को चुनता है, वैसे लोकतंत्र को अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। अब हम आपको देखिए, हम जब यह प्रश्न आपको हम बता देंगे, इस सब प्रश्न का उत्तर बता देंगे, उसके बाद हम आपको कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न भी बता देंगे जो इससे रिलेटेड, मतलब इस चैप्टर से जितना भी प्रश्न बनने वाला है। ये चैप्टर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि इसके बाद का चैप्टर है। फिर भी हम आपको इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ प्रश्न जो है बता देंगे, जिससे कि बनता प्रत्येक साल इतना ही प्रश्न से जो है रिपीटेड होता है। क्या होता है? क्वेश्चन रिपीटेड होता है क्वेश्चन। तो हम आपको वो प्रश्न बता देंगे इस प्रश्न को कराने के बाद। तो पहले अब हम चलते हैं अपनी प्रश्न की ओर। देखिए, पहले जो है प्रश्न की ओर जाने से पहले हम आपको इसके बारे में फिर से बता देते हैं। लोकतंत्र के बारे में तो हम आपको बता ही दिए, पूरा नहीं बता पाए तो सॉरी। तो अगले प्रश्न जाने से पहले हम इसके बारे में समझ लीजिए। लोकतंत्र हम आपको बता दिए। अब चलते हैं सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, अब इसके बारे में समझ लीजिए सत्ता की साझेदारी होता क्या है। सत्ता की साझेदारी जो है, समाज में रहने वाले विभिन्न जाति धर्म के लोगों को सत्ता की साझेदारी, सत्ता में हिस्सा देना ही सत्ता की साझेदारी कहलाता है। क्या कहलाता है? लोकतंत्र में समाज के सभी वर्गों के, सभी जाति के, सभी धर्मों को बराबर हिस्सा देना ही, लोकतंत्र में बराबर हिस्सा ही क्या कहलाता है? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी कहलाता है। सत्ता में सभी समाज के वर्गों के लोगों को सत्ता में अधिकार देना, सत्ता में हिस्सेदारी देना क्या कहलाता है? सत्ता में साझेदारी कहलाता है। देखिए, सत्ता में साझेदारी एक महत्वपूर्ण मतलब देश में सरकार की स्थिरता को बनाए रखने के लिए सत्ता की साझेदारी बहुत आवश्यक है। अगर सत्ता की साझेदारी ना हो तो हमारे देश में, हमारे समाज में दो वर्ग, दो जाति या दो धर्मों के बीच टकराव कभी भी हो सकता है। क्या हो सकता है दोस्तों? कभी भी टकराव हो सकता है। जैसे देखिए,
अगर आप कोई और जैसे भारत में, बिहार में भी बहुत सारे जाति धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बहुत सारे भारत में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं। और धर्म में भी क्या, धर्म में भी बहुत सारे जाति के लोग रहते हैं। जैसे आप हिंदू धर्म में ही ले लीजिए, बहुत सारे जाति आते हैं। अगर किसी एक जाति का सरकार बन जाए तो अगर वो सरकार अपने ही जाति पर ध्यान देगा, किस पे देगा, अपने ही जाति पर ध्यान देगा और दूसरे जाति पर ध्यान नहीं देगा। और इस कारण से दूसरे जाति के लोग गुस्सा जाएंगे, बहुत गुस्सा जाएंगे और इस दोनों के बीच टकराव हो सकता है। क्या हो सकता है, टकराव हो सकता है और लड़ाई हो सकती है। इसलिए इस लड़ाई, इस स्थिरता को बनाए रखने के लिए सत्ता की साझेदारी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह जो आपकी किताब में जो 2 देश, एक बेल्जियम, दूसरा है श्रीलंका, सत्ता की साझेदारी का एग्जाम्पल देते हुए आपकी किताब में 2 देशों का वर्णन किया गया। पहला है बेल्जियम और दूसरा है क्या, श्रीलंका। पहले तो हम आपको बेल्जियम के बारे में बता देंगे। किसके बारे में, पहले आपको बेल्जियम के बारे में बता देना चाहते हैं, उसके बाद हम श्रीलंका के बारे में बताएंगे। बेल्जियम, किसके बारे में, बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम जो है यूरोप महादेश का एक छोटा सा देश है। क्या है, यूरोप महादेश। देखिए, हम आपको इससे पहले जो चैप्टर हिस्ट्री पढ़ाए थे, उस चैप्टर में हम आपको बताए थे कि पूरा वर्ल्ड में 7 महादेश है। कितना महादेश है, पूरा वर्ल्ड में टोटल 7 महादेश है। हम आपको नाम भी बताए थे, एक बार फिर से हम आपके सामने नाम रिपीट कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। देखिए, विश्व में 7 महादेश कौन सा है, एक एशिया महादेश हो गया। एशिया महादेश विश्व का सबसे बड़ा महादेश भी कहलाता है। क्या कहलाता है, विश्व का सबसे बड़ा महादेश भी कहलाता है एशिया। देखिए, पहला आपका एशिया महादेश हो गया, दूसरा अफ्रीका महादेश हो गया, तीसरा उत्तरी अमेरिका हो गया, चौथा दक्षिणी अमेरिका हो गया आपका, पांचवा अंटार्कटिका हो गया, छठा आपका यूरोप महादेश हो गया और सातवां जो है आपका ऑस्ट्रेलिया महादेश हो गया। क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया महादेश हो गया। और इसी में जो है हमारा भारत जो है एशिया महादेश में आता है। किसमें आता है, एशिया महादेश। एशिया में भी कहा, दक्षिण भाग में पाया जाता है। कहा, दक्षिण एशियाई में हमारा भारत देश पाया जाता है। उसी प्रकार जो है बेल्जियम जो है यूरोप महादेश में पाया जाता है। यूरोप महादेश का एक छोटा सा देश है जिसका नाम क्या है, बेल्जियम। सत्ता की साझेदारी का एग्जाम्पल देते हुए हमारे किताब में, इस किताब में जो है, किताब जो है लोकतंत्र सामाजिक विज्ञान की किताब में जो है ये लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, राजनीतिक शास्त्र का पहला चैप्टर जो है लोकतंत्र में सत्ता में साझेदारी, इसमें जो 2 देशों का वर्णन किया गया है, बेल्जियम और श्रीलंका। सत्ता की साझेदारी का एग्जाम्पल देते हुए देखिए, बेल्जियम में क्या हुआ, बेल्जियम एक देश है जहाँ की 3 भाषाई बोलने वाले लोग रहते हैं। डच हो गया, फ्रेंच हो गया और जर्मन भाषा। फ्रेंच बोलने वाले लोग भी रहते हैं, डच बोलने वाले लोग भी रहते हैं और जर्मन बोलने वाले लोग भी रहते हैं। कहाँ, बेल्जियम में। कहाँ रहते हैं दोस्तों, बेल्जियम में। लेकिन बेल्जियम में जो है फ्रेंच बोलने वाले लोगों की संख्या 40% है। कितना है, 40% था। और डच बोलने वाले लोगों की संख्या 60% था। कितना, 60%। देखिए, बेल्जियम जो देश है इसमें फ्रेंच बोलने वाले लोगों की संख्या कितना है, 40%। और डच बोलने वाले लोगों की संख्या है 59% और जर्मन बोलने वाले लोगों की संख्या है 1%। कितना, 1%। तो इसमें टकराव होते रहता है कि हमारा संख्या ज्यादा है। क्या है, डच बोलने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है तो इस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए और हमेशा सभी कामों में, सभी जैसे मान लीजिए नौकरी पेशा के लिए उसी को ज्यादा आरक्षण दिया जाए, उसी पे ज्यादा ध्यान दिया जाए। तो ये क्या हो जाएगा, ये सरासर गलत हो जाएगा। बेल्जियम की एक राजधानी है ब्रुसेल्स। क्या है दोस्तों, ब्रुसेल्स। यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए, ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। और इस राजधानी में जो है फ्रेंच बोलने वाले लोगों की संख्या अधिक थी लेकिन डच बोलने वाले लोगों की संख्या कम थी। फ्रेंच बोलने वाले लोगों की संख्या 80% था। कितना, 80% था। लेकिन बट डच बोलने वाले लोगों की संख्या 20% था। कितना, 20% था, 20% था। तो इस प्रकार से इस दोनों में हमेशा टकराव होते रहता था। किसमें, डच बोलने वाले लोगों में और फ्रेंच बोलने वाले लोगों में। लेकिन वहां की जो सरकार थे सभी को इस टकराव को खत्म करने के लिए दोनों भाषाएं बोलने वाले लोगों को समान अधिकार दिया गया, सभी चीजों में समानता का अधिकार दिया गया। और सत्ता में जो है दोनों भाषाएं बोलने वाले लोगों को सत्ता में बराबर हिस्सा दिया गया ताकि
दोनों के बीच टकराव ना हो, फ्रेंच बोलने वाले और डच बोलने वाले लोगों के बीच टकराव ना हो। इस प्रकार से सत्ता की साझेदारी का बहुत बड़ा क्या है, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है बेल्जियम देश। और दूसरा है आपका श्रीलंका। श्रीलंका में क्या होता है, श्रीलंका में सिंही बोलने वाले, क्या सिंही बोलने वाले लोग भी रहते हैं, जिसकी संख्या 64% होता है। कितना, 64% होता है। और तमिल बोलने वाले लोगों की संख्या 13% होता है। कितना, 13% होता है तमिल बोलने वाले लोग संख्या। कहाँ, किसके बारे में आपको बता रहे हैं, श्रीलंका के बारे में बता रहे हैं। किसके बारे में, श्रीलंका के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे 13% जो है तमिल बोलने वाले लोग रहते हैं। इनके बीच में भी टकराव हो जाता है। क्या होता है, मेरी संख्या ज्यादा है, क्या है, सिंधी बोलने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, तो इसको, इस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए और इस सभी लोगों को सभी चीजों में सबसे ज्यादा अधिकार दिया जाए। जैसे मानिए कि आपका एग्जाम हो रहा है, ठीक, मानिए एग्जाम हो रहा है और इसमें जो है तमिल बोलने वाले लोगों को 90% लाना पड़ेगा, तभी आप जॉब में जा सकते हैं। और सिंधी बोलने वाले लोगों को 60% भी आता है तो आप, यह क्या है, 60% भी आता है तो आप नौकरी में जा सकते हैं। यह क्या है, यही है सत्ता में साझेदारी। यह नहीं है, क्या है, सत्ता में साझेदारी नहीं है। वहां की सरकार जो है सिंधी बोलने वाले लोगों को राष्ट्रभाषा, इस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया और वहां के लोगों में बहुत सारी चीजों में छूट दिया गया। तो इस प्रकार से जो है यह सत्ता की साझेदारी का एक एग्जाम्पल नहीं देता है। कौन सा देश, श्रीलंका। श्रीलंका में, और वहां के जो लोग हैं अपना संगठन, तमिल बोलने वाले लोग जो है अपना एक संगठन बनाते हैं जिसका नाम है लिप्टे। क्या है दोस्तों, तमिल बोलने वाले लोग, श्रीलंका के तमिल बोलने वाले लोग एक अपना संगठन बनाते हैं जिसका नाम है लिप्टे। क्या है दोस्तों, लिप्टे, एक लिट्टे बनाते हैं और वह उग्रवादी हो जाते हैं। क्या होते हैं, उग्रवादी जो हो जाते हैं और वह सरकार के विरुद्ध लड़ना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार से यह सत्ता की साझेदारी का एग्जाम्पल नहीं देता है। कौन सा देश, श्रीलंका। अब चलिए दोस्तों, अब चलते हैं प्रश्न की ओर, देखते हैं अपनी प्रश्न। जितना इस चैप्टर से आपके लिए था उतना हम बता दिए। इसे तो एग्जाम के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये चैप्टर, तब पर भी हम आपको, मतलब इतना पूछा जा सकता है, जिस प्रकार से पूछा जा सकता है उतना हम आपके लिए प्रश्न लेकर के आए हुए हैं। अगर आप इतना भी प्रश्न कर लेते हैं तो आपका इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। चलिए देखते हैं प्रश्न की ओर। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्षेत्रवाद की भावना के एक कुपरिणाम क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अलगाववाद। क्षेत्रवाद, जैसे देखिए कि यहाँ के बिहारी लोग, बिहार के लोग जब अन्य देशों में जाते हैं तो उनके साथ क्या होता है, उनके साथ गलत बर्ताव किया जाता है। क्या किया जाता है, गलत बर्ताव किया जाता है। तो ये क्या होता है, अलगाववाद को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, अलगाववाद को दर्शाता है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है, अलगाववाद को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। चलते हैं अगली प्रश्न 2 नंबर की ओर। ब्रुसेल्स में 80% लोग किस भाषा को बोलते हैं। तो हमने आपको यहाँ पे बताया कि डच जो है 80% जो है 80% लोग जो है 80% फ्रेंच जो है, ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है, बेल्जियम की राजधानी। किसकी राजधानी है, ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है दोस्तों, यह बेल्जियम की राजधानी है। जहाँ फ्रेंच लोग जो है 80% बोलने वाले लोग रहते थे और डच के जो लोग थे वो 20% रहते थे। कहाँ, ब्रुसेल्स में। किसकी राजधानी है, बेल्जियम की राजधानी है। हम आपको बता भी दिए इससे पहले। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ब्रुसेल्स में 80% लोग किस भाषा को बोलते थे, तो फ्रेंच भाषा को। तो ऑप्शन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अगली प्रश्न 3 नंबर की ओर। मराठी मानुष का विवाद निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। देखिए, अगर आप प्रश्न नहीं भी जान रहे हैं, प्रश्न का उत्तर नहीं भी जान रहे हैं, तो आप दिमाग दौड़ाइए। क्या दिमाग दौड़ाइए, देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, मराठी। मराठी, आखिर मराठी शब्द रिलेटेड है किससे। देखिए, मराठी भाषा जो है यह महाराष्ट्र से रिलेटेड है। महाराष्ट्र में जो है मराठी भाषा बोली जाती है। जिस प्रकार से हमारे बिहार में हिंदी भाषा को दर्जा दिया गया है बिहार में, उसी प्रकार जो है महाराष्ट्र में मराठी भाषा को दर्जा दिया गया है। तो आप इस प्रश्न से डायरेक्ट आंसर समझ सकते हैं कि मराठी मानुष का विवाद निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगली प्रश्न 4 नंबर की ओर।
मैक्सिको ओलंपिक की घटना एक उदाहरण है। देखिए, मैक्सिको में एक ओलंपिक हुआ था और उस ओलंपिक का एक उदाहरण क्या है, उसमें जो है रंग भेद का उदाहरण दिया जाता है। रंग भेद अमेरिका में दोस्तों आप इंग्लिश पढ़े होंगे, जैसे आप अगले चैप्टर में जब जाइएगा तो आप पढ़िएगा अमेरिका अमेरिका के बारे में जब पढ़िएगा, इंग्लिश में वो चैप्टर है, उसमें रंग भेद के बारे में बताया गया है। रंग भेद मैक्सिको अमेरिका जो है, अमेरिका में बहुत रंग भेद से रिलेटेड बहुत सारी घटनाएं होती रहती है। वो काले गोरे का भेद, रंग भेद चलता है। क्या चलता है? जिस प्रकार से हमारे भारत में यह सब नहीं होता है, कौन काले कौन गोरे वो सब कुछ मायने रखता है, लेकिन अमेरिका में यह चीज मायने रखता है। क्या रखता है? अमेरिका में यह चीज मायने रखता है, वहां रंग भेद। जिस प्रकार से हमारे भारत में जातिवाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित वर्ग से आते थे, उनके साथ भेदभाव किए जाते थे, उसी प्रकार अमेरिका में रंग के आधार पे, गोरे काले के आधार पे भेदभाव किया जाता है। क्या किया जाता है? भेदभाव किया जाता है। मैक्सिको उसी प्रकार जो है ऑप्शन प्रश्न नंबर 4 का जो मैक्सिको ओलंपिक की घटना एक उदाहरण है, किसका? रंग भेद का उदाहरण। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगली प्रश्न 5 नंबर की ओर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार है? पहले यह देखिए संविधान, कुछ अन्य बातें भी आप सीखते जाइए ताकि आपके लिए आगे चलकर यह चीज काम आए। देखिए संविधान, पहले यह समझिए कि संविधान क्या होता है। किसी भी देश को चलाने के लिए जिस नियम और कानूनों की आवश्यकता होती है, उनके उस नियम कानूनों के संग्रह को क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? संविधान कहते हैं। और संविधान का प्रारूप समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता कहा जाता है। और संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। कितना? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। और इसको जो है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत देश में लागू किया जाता है। इसलिए 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। हाल ही में हम लोगों ने 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया है। इसी प्रकार तो आप समझ गए। यह भी समझिए गणतंत्र दिवस हम आखिर क्यों मनाते हैं? 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू किया गया था, इसलिए हम उस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया करते हैं। प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और संविधान में जो है टोटल 395, कितना? 395 अनुच्छेद है। कितना अनुच्छेद है? 395, 395 अनुच्छेद है पूरे संविधान में। कुछ और एक्स्ट्रा बात हम आपको बताते जा रहे हैं ताकि आप जब अगली क्लास में जाए तो आपको यह चीज काम आएगा। क्या आएगा? काम आएगा। टोटल 395 आर्टिकल है पूरे संविधान में। और टोटल जो है 12 अनुसूची, कितना? 12 अनुसूची है और 22 भाग है। 22 भाग है, 12 अनुसूची है, 395 आर्टिकल है। कितना? 395। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में, तो अनुच्छेद आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 19 में आपकी किताब में यह चीज वर्णन किया गया है, या आपकी किताब में वर्णन किया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश की सभी नागरिकों को, इसके बारे में हम अगले चैप्टर में आपको डिटेल से बताएंगे, इसलिए हम आपको यहाँ पे ज्यादा ना बताते हुए शॉर्ट माध्यम में आपको बताएंगे। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया? देखिए अनुच्छेद 19 में जो है हमारे सभी नागरिकों को, भारत देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार देता है। कौन सा आर्टिकल? 19। आर्टिकल 19 जो है स्वतंत्रता का अधिकार देता है कि आप भारत के किसी भी राज्य में जाकर के कुछ भी करके कमा सकते हैं, खा सकते हैं, रह सकते हैं। यह क्या? 19, आर्टिकल 19 ये हमको अधिकार देता है। तो क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया? तो कौन सा अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगली प्रश्न 6 नंबर की ओर। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन सा लोकतंत्र में रंगभेद विरोधी नहीं थे? देखिए जिस प्रकार से महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ, हमने आपको जब पढ़ाए थे इससे पहले हिस्ट्री चैप्टर में भारत में राष्ट्रवाद, तब हमको बताए थे महात्मा गांधी 1915 में 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से जब वापस लौटे थे, तो इससे पहले दक्षिण अफ्रीका में भी महात्मा गांधी रंगभेद के शिकार हुए थे, रंगभेद का शिकार हुए थे। और रंगभेद के खिलाफ वहां पे उसने लड़ाई भी लड़े थे। कौन? महात्मा गांधी। उसी प्रकार जो है मार्टिन लूथर किंग को जो है अमेरिका का गांधी कहा जाता है। अमेरिका का गांधी कहा जाता है किनको?
मार्टिन लूथर को। किनको कहा जाता है? मार्टिन लूथर को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित यह जो है रंगभेद के खिलाफ लड़ाई करते हैं, अमेरिका में रंगभेद के खिलाफ लड़ाई करते हैं मार्टिन लूथर किंग, जो कि अमेरिका का एक व्यक्ति थे। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद विरोधी नहीं थे? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मार्टिन लूथर। इनको अमेरिका का गांधी भी कहा जाता है। अमेरिका का गांधी आपसे पूछा जा सकता है कि अमेरिका का गांधी किसे कहा जाता है? तो मार्टिन लूथर को। क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर? मार्टिन लूथर को आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 16वीं लोकसभा जब चुनाव हुआ था उस समय महिलाओं की सदस्यों की संख्या कितनी थी? 61। कितनी थी? 61। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगली प्रश्न 8 नंबर की ओर। भारत एक राष्ट्र है। भारत एक राष्ट्र है क्या? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। क्या? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष क्या होता है? पहले यह समझिए कि धर्मनिरपेक्ष क्या होता है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि धर्मनिरपेक्ष मतलब कहने का तात्पर्य, धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य है कि जिस देश में जाति, धर्म, भेदभाव, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है उस देश को धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? उस देश को धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है जो जाति, धर्म, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करता हो। वैसे स्थिति में धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। वो क्या कहलाता है? धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। जो जाति धर्म भेदभाव को नहीं मानता धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। उसी प्रकार हमारा भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। क्या है? धर्मनिरपेक्ष। यहाँ पे बहुत सारे जाति, बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। हिंदू में भी बहुत सारे जाति के लोग रहते हैं। इसी प्रकार क्या है? हमारा देश विविधता में एकता है। क्या? विविधता में एक है। तो भारत एक राष्ट्र है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगली प्रश्न 9 नंबर की ओर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ऑप्शन नंबर बी 8 मार्च को मनाया जाता है। कब? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली प्रश्न 10 नंबर की ओर। 15वीं लोकसभा चुनाव के पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 10%। कितना हो जाएगा? 10%। अब देखते हैं अगली प्रश्न 11। भारत में कहा महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो भारत में कहा? पंचायती राज व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वर्तमान में जो है भारत में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। 33% भारत में वर्तमान में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है, भारत का एक ऐसा राज्य बिहार, जहाँ की महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। कितना परसेंट? 50% आरक्षण दिया गया है बिहार में। तो देखते हैं अगली प्रश्न। 11 प्रश्न का उत्तर तो हम आपको बता ही दिए। अब चलते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित है? 50%। हम आपको पहले भी बता दिया, अभी तुरंत हमने आपको बताया कि बिहार में महिलाओं को 50% आरक्षण है। कितना? 50%। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली प्रश्न 13 नंबर की ओर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की? संयुक्त राष्ट्र संघ ने। किसने? संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किया। तो इसका आंसर 13 नंबर का ऑप्शन, 13 नंबर जो प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की? संयुक्त राष्ट्र संघ ने। किसने? संयुक्त राष्ट्र संघ ने। चलिए अब 14 नंबर प्रश्न की ओर। निम्न में से कहां सामाजिक विभाजन का आधार भाषा है? निम्न में से कहां? तो हम इससे पहले आपको बताए श्रीलंका और बेल्जियम के बारे में बताए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेल्जियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? निम्नलिखित 14 नंबर प्रश्न जो है, निम्न में से कहां सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था? सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था। भाषा के आधार पर सामाजिक का विभाजन किया जाता था। कहां? बेल्जियम में। बेल्जियम में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगली प्रश्न 15 नंबर की ओर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई? 1975 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1975 ईस्वी में। आप देखते हैं अगली प्रश्न 16 नंबर की ओर। निम्न में से किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है? यह कहना महात्मा गांधी का। किसका कहना था दोस्तों? महात्मा गांधी का कहना था कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर।
राष्ट्रवादियों और यूको की सरकार के बीच कब समझौता हुआ? राष्ट्रवादियों और यूके के बीच कब समझौता हुआ? 1998 में, 1998 ईस्वी में। अब चलते हैं दोस्तों अगली प्रश्न की ओर, 18 नंबर की ओर। चलिए दोस्तों देखते हैं अगली प्रश्न, 18 नंबर प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो पहले हम प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में जो ऑप्शन दिया हुआ है पहले हम वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। देखिए, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। क्या हमारा संविधान धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है? नहीं, गलत बात है, धर्म के आधार पर मनाही नहीं करता है। यहाँ पे आर्टिकल 19 के अनुसार सभी लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार है। कहीं भी जाकर के, किसी भी राज्य में जाकर के आप कमा सकते हैं, खा सकते हैं और कहीं भी जमीन खरीद के आप रह सकते हैं। और कोई भी कोई भी लोग किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं, मान सकते हैं और धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। यह हमारा संविधान हमको अधिकार देता है आर्टिकल 19 के अनुसार। किसके अनुसार? आर्टिकल 19 के अनुसार अधिकार देता है, हम स्वतंत्रता का अधिकार देता है। तो यह तो आपका गलत हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। क्या हमारा भारत देश एक ही धर्म को मानता है? नहीं, हमारा भारत देश धर्म निरपेक्ष है। क्या है? धर्म निरपेक्ष है। यहाँ पे सभी धर्मों को माना जाता है, सभी। तो क्या राजकीय धर्म बनाता है हमारा भारत देश, हमारा संविधान? नहीं, गलत, यह भी गलत है। देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी नहीं है। लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी नहीं है, गलत। ऑप्शन नंबर डी, महिलाओं में मतदान के अधिकार का अभाव। नहीं, वो भी महिलाएं भी हमारे देश में अपना मत का अधिकार अभाव, मतलब मतदान करते हैं, यह भी गलत। देखिए, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। यह धर्म के आधार पर, हाँ जी, धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। सॉरी, यह सही हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? यह आपका सही हो जाएगा। धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। हमारा संविधान धर्म के आधार पर भेदभाव का मनाही करता है कि आप धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार 18 नंबर प्रश्न जो है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। चलते हैं अगली प्रश्न 19 नंबर की ओर। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय है। लैंगिक विभाजन, लिंग के आधार पर विभाजन को क्या कहते हैं? लैंगिक विभाजन। पुरुष और स्त्री, पहले बाहर में स्त्री जिसे आजकल घरों में रह के उसको जो है एक अधिकार, उतना स्वतंत्र नहीं है स्त्री, मतलब वो बाहर निकल के कमा नहीं सकती है। क्या है? वह घर में रह के, मगर पहले जो स्त्रियां काम क्या करती थी, पहले यह नहीं था। तो लैंगिक आधार, लिंग के आधार पर विभाजन को ही लैंगिक विभाजन कहा जाता है। पुरुषों को काम बांध दिया गया है कि आप बाहर का ही काम कीजिएगा और स्त्री आप घर का ही काम करिएगा। इस प्रकार से इस विभाजन को लैंगिक विभाजन कहते हैं। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय है। तो पढ़ते हैं पहले ऑप्शन, उसके बाद आंसर खोजने का प्रयास करेंगे। इस चारों में से इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? देखिए, ए में क्या है? स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर। स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर को लैंगिक विभाजन कहते हैं? तो नहीं। हाँ, देखिए, यह तो सही हो जाएगा। देखते हैं बी नंबर, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। गलत हो जाएगा। बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, इसके आधार पर लैंगिक विभाजन किया जाता है? नहीं, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना, इस प्रकार से लैंगिक विभाजन होगा? नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर को लैंगिक विभाजन कहते हैं। तो इस प्रकार से 19 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगली प्रश्न 20 नंबर की ओर।
सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? पहले यह समझिए सांप्रदायिक क्या होता है। सांप्रदायिक क्या होता है, इसमें एक धर्म के लोग अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं और दूसरे धर्म को खराब मानते हैं, घृणा करते हैं। इस प्रकार से इस स्थिति को ही क्या कहते हैं, सांप्रदायिक कहते हैं। क्या कहते हैं, सांप्रदायिक कहते हैं अपने धर्म को श्रेष्ठ मानना, दूसरे के धर्म को खराब मानना, घृणा करना। सांप्रदायिक का ये गुण है। क्या है, सांप्रदायिक का गुण है। तो सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? सांप्रदायिक राजनीति क्या हो गया? सांप्रदायिक तो हम आपको बता दिया। सांप्रदायिक राजनीति क्या होता है? राजनीति में धर्म के आधार पर बांटना ही क्या कहलाता है? धर्म के आधार पर ही बांटना सांप्रदायिक राजनीति कहलाता है। तो ये एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, यही दर्शाता है सांप्रदायिक राजनीति। यस, ये जाएगा, सही हो जाएगा। फिर भी हम अगला प्रश्न पढ़ के देखते हैं। एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं। गलत। विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ रहते हैं। विभिन्न धर्मों के लोग नहीं, सांप्रदायिक यह नहीं कहता है। सांप्रदायिक क्या कहता है, एक धर्म के लोग अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं, दूसरे के धर्म को खराब मानते हैं। इस प्रकार से इस चैप्टर से जितना भी प्रश्न हम आपके लिए लेकर के आए थे, यहाँ पे हम लिख दिए 20 ऑब्जेक्टिव। तो हम आपको 20 ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं। अगर आप इतना 20 ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं तो आपका इस चैप्टर से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, इतना आप उम्मीद हमसे लगा सकते हैं। देखते हैं, हम आपके लिए कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न भी यहाँ पे सजेशन के तौर पे लेके आए हैं। यह प्रश्न तो हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि यह चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आपके जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है, इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक परिवारवाद क्या होता है, यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछने की संभावना है। अगर जो भी प्रश्न बनेगा, इस 6 ही प्रश्न से ही प्रश्न आपका बन के आएगा और इस 6 प्रश्न के बाहर आने की कोई संभावना ही नहीं है। आएगी तो इसी से रिलेटेड प्रश्न आएगी आपके क्वेश्चन में, आपके एग्जाम में, और इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। तो आपको ऑब्जेक्टिव बता ही दिए। सजेशन के तौर पे आपके सामने हम 6 प्रश्न सब्जेक्टिव के तौर पे भी लेकर के आए हैं। परिवारवाद क्या है, सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है, प्रश्न नंबर 3 सांप्रदायिकता क्या है, प्रश्न नंबर 4 धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या है, प्रश्न नंबर 5 लैंगिक विभेद या लैंगिक असमानता क्या है, प्रश्न नंबर 6 सामाजिक विभाजन के से आपका क्या अभिप्राय है। आप इतना कर लीजिएगा। हम आपको इससे पहले जो बताए हैं, अगर आप उतना भी ऑब्जेक्टिव भी कर लीजिएगा ना, तो आपका ये सब्जेक्टिव बन जाएगा। क्या होगा, बन जाएगा। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।